Hello दोस्तों, welcome to UPSC with RV. So in this video, we will cover the GS3 analysis of 2024 पेपर. ठीक है, तो इस वीडियो में हम अपना GS3 का एनालिसिस करेंगे 2024 का मेंस का. ठीक है, यूपीएससी. ठीक है, हम इसमें क्या समझेंगे? हम इसमें ये समझेंगे कि हमारा रोल ऑफ PYQs कितना हेल्पफुल है फॉर यूपीएससी मेंस. ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि यूपीएससी मेंस है ना, आपके 4 पेपर होते हैं, है ना. तो इस वीडियो में हम अपना GS3 कवर करेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आया और क्वेश्चन के लिए जो PYQs थे उनकी थीम क्या थी. ठीक है, उनकी थीम क्या थी, तो उसको हम कवर करते हैं, है ना. तो चलिए इसको स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो जैसा कि आप अपना लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं, है ना, तो ये हमारा 2024 GS3 का पेपर है ना. तो मैं आपको बताता चलूंगा कि कैसे PYQs के मदद से आप अपना मेंस को रेडी कर सकते हो, है ना. रोल ऑफ PYQ कितना इंपॉर्टेंट है. तो पहले क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या थीम दिख रही है आपको? इंक्लूसिव ग्रोथ. ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह दिया गया है कि एग्जामिन करना है हमें पैटर्न एंड ट्रेंड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड इन इंडिया. एज यू ऑल नो कि पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, ठीक है, उसमें क्या हुआ, जैसे हमारा पोस्ट रिफॉर्म पीरियड के बाद में हम सोशल सर्विस किसके कहाँ पर कर रहे हैं. मान लो एक तरीके से जो हमारे एडल्ट्स हैं, है ना, हमारे जो जो लोग हैं हमारे, है ना, और हमारे जितने भी दिव्यांग जन हैं हम उनके लिए कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. हम वुमेन के लिए कर रहे हैं, चाइल्ड के लिए हम काफ़ी मतलब अपना सोशल सर्विस कर रहे हैं. तो उस पर हमारा क्या पब्लिक एक्सपेंडिचर आ रहा है. आप उसको ग्राफ के तरीके से शो कर सकते थे काफ़ी, है ना. और यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसे हैंडल किया जा सकता था, तो यहाँ पर एक तरीके से हमसे पूछा गया इंक्लूसिव ग्रोथ. अब ये हमारा जीएस थ्री के सिलेबस का क्या है, टॉपिक है. और अब बात आती है क्या यहाँ पर PYQ यूपीएससी पूछता है इस थीम पर, तो थीम क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ. ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन रिपीटेड है. देखो 2017, 19, 22 ये 3 साल में आपको इंक्लूसिव ग्रोथ से क्वेश्चन काफी देखने को मिल रहे होंगे. तो इससे क्या चीज समझ में आती है? इससे समझ में ये चीज आती है कि हमें PYQ को बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलना है, हमें उसके नोट्स बनाने हैं PYQs के. ठीक है, जिसकी मदद से क्या होगा, आप आगे आने वाले जो भी 2025 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, 2026, है ना, और भी जो अपकमिंग ईयर्स हैं, उनके लिए आपके पास में एक एक तरीके से रामबाण होगा, है ना, एक ब्रह्मास्त्र होगा कि आप थीम सोचें कि यूपीएससी किन थीम्स पर फोकस कर रहा है ना. अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या पूछा गया कि इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन. तो इंक्लूसिव ग्रोथ को वो फाइनेंशियल इंक्लूजन से पूछ रहा है. ठीक है, कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है. एंड 2019 में क्या पूछा कि स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिवनेस सस्टेनेबिलिटी टुगेदर. क्लियर. और इसके बाद यहाँ भी आप देखो सैलिएंट फीचर ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ पूछ लिया गया है. ठीक, तो इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में ये आया हमको कि हमारे पेपर में थीम कैसे रिपीट हो रही है, टॉपिक वाइज जो हमारा सिलेबस है. देखो वहां पर कितनी बारी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है. क्लियर है? आगे चलें. चलिए अब देखो सेकंड क्वेश्चन पर फोकस करते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या किस टॉपिक पर है आपका? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया. ठीक है, कि हमारे देश में हाई फूड इन्फ्लेशन क्यों है. एंड along with that यहाँ पर क्या पूछा है? कमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन. अब आपको पता होगा, अगर आप लोग करंट अफेयर्स कवर कर रहे होंगे, है ना, तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई काफी न्यूज में है ना. और हर हफ्ते, हर वीक या मंथ में आरबीआई कुछ ना कुछ स्टेप लेता है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, जहाँ जहाँ से वो अपने जो फूड इन्फ्लेशन होता है ना, इन्फ्लेशन वगैरह जैसी चीजों को हैंडल करता है.
तो यहाँ पर आपका करंट अफेयर की नॉलेज चेक की गई कि करंट अफेयर के बेसिस से आप पता कर सकते थे कि मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। तो प्री में भी आप देखते होंगे कि आरबीआई की थीम से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। आरबीआई के टॉपिक से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना, ओवर द इयर्स प्रीलिम्स में। सेम उसी थीम को अगर आप पकड़ें, प्री की थीम को भी अगर आप पकड़ें, तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई की थीम से जो करंट अफेयर से कहीं ना कहीं लिंकेज क्रिएट करती है, आप उसके बेसिस पर भी इसको सॉल्व कर सकते थे, है ना। और हर आपको न्यूज़ किस तरीके से कवर करनी है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, 1 सेकंड। तो आपको न्यूज़पेपर्स कैसे कवर करने हैं, ठीक है। आप जो भी द हिंदू पढ़ रहे हैं, है ना, आप चाहें तो द हिंदू पढ़ रहे होंगे, कोई इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा होगा, है ना। तो बात आती है कि किस तरीके से नॉलेज आप जो करंट अफेयर्स कवर कर रहे हो उसकी थीम कैसे पकड़नी है। जहां भी आपको आरबीआई दिख जाए, आपको आरबीआई के वो टॉपिक्स कवर करने हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, आरबीआई, ये इंडियन एक्सप्रेस का क्वेश्चन है, एक टॉपिक है कि आरबीआई इज अटेम्प्टिंग टू सबड्यू फूड इन्फ्लेशन विदाउट फाइटिंग इट। ठीक है, तो अगर आप ऐसे आर्टिकल्स की रीडिंग करोगे तो यू विल गेट गुड आइडिया कि व्हाट आई हैव टू राइट इन द मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे आपका करंट अफेयर चेक किया जा रहा है कि कितना आप न्यूज़ का एनालिसिस करते हो, कितना अच्छे से आप न्यूज़ को कवर कवर करते हो। देखो 4 दिन पहले भी इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक आर्टिकल है, इंडियाज़ फूड इन्फ्लेशन लाइकली टू ईज़ बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 हाइलाइट्स आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी माइन्यूट्स। ठीक है? उसके उसके बाद देखो काफ़ी वीडियोज़ भी अगर आप देखोगे चैनल्स पे आपको देखने को मिल जाएँगी, हैं? और 6 सितंबर को भी आपको आरबीआई का दिखाया हुआ है कि किस तरीके से फूड इन्फ्लेशन को आरबीआई कुछ ना कुछ कर रहा है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएँगे। द हिंदू अगस्त में कवर कर के रखा हुआ था, है ना? और आपका जब मेंस हुआ, तो मेंस में देखो ये कहीं न कहीं यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल गए। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू कवर करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी मेंस, कि आपको थीम पकड़ना है कि थीम क्या है, आरबीआई। आरबीआई जो भी करेगा आपको उस चीज़ पे फोकस करते हुए चलना है, ठीक है? और देखो 9 अगस्त को भी इंडियन एक्सप्रेस का भी एक आर्टिकल है कि हाउ अनसर्टेनिटी ऑफ फूड इन्फ्लेशन अफेक्ट्स आरबीआई पॉलिसीज गोइंग फॉरवर्ड। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझो कि मुझे आरबीआई से रिलेटेड जो भी चीज़ मिल जाएगी, मुझे प्री के लिए भी कवर करना है, मुझे मेंस के लिए भी कवर करना है, ठीक है? तो ये आपका पहला क्वेश्चन पीवाईक्यू था। दूसरा आपका करंट अफेयर्स से था, कहीं न कहीं स्टैटिक नॉलेज को आपको पूछ लिया गया। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, है ना? आपके एफडीआई, ये सारे टर्म्स को आपको रेडी करते हुए चलना है, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। अगर आप थर्ड क्वेश्चन पे फोकस करोगे, तो यू विल गेट गुड अंडरस्टैंडिंग कि ये देखो, व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट ऑफ कंट्री। अब आपको पता है कि मेरे मेरे लिए थीम क्या है, लैंड रिफॉर्म्स की। लैंड रिफॉर्म्स मेरे लिए क्या है, यूपीएससी के द्वारा दी गई एक क्या है, थीम है। तो आप थीम समझ गए कि थीम क्या चीज है। थीम हो गया आपका लैंड रिफॉर्म्स। अब क्या ये पीवाईक्यू से लिंकेज है? अब आपको 2013 से लेके 2024 तक एक नॉलेज होनी चाहिए कि थीम क्या रिपीट हो रही है लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड टॉपिक पे, है ना। तो उसी के बेसिस पे आपको क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। अगर किसी इंसान ने ये चीज करी होगी, पीवाईक्यू का एनालिसिस किया होगा, नोट्स बनाए होंगे, तो उसके लिए मेंस का काफी एटलीस्ट 14 से 15 क्वेश्चन आप पीवाईक्यू के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो, है ना। अगर आपके पास थोड़े बहुत नोट्स भी होंगे, तो इट इज इजी कि आप 150 से 250 वर्ड एटलीस्ट मेंस में लिख पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो देखो, ये प्रॉपर जो आप लाइन देख रहे हो ना, व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन सब पार्ट ऑफ कंट्री। डिट्टो यही लाइन आपको पीवाईक्यू में देखने को मिलेगी, है ना। देखो मैं दिखाता हूं, ये देखो 2022, 2016 और 2013 दिख रहा सभी को। यहां पर आपको देखो मैं प्रॉपर वही लाइन दिखाता हूं कि आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। 2016 का प्रॉपर क्वेश्चन एज इट इज आपको रिपीट करके दे दिया गया है, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, ये देखो। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं किस तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि क्या चीज आपको कवर करते हुए चलनी है। क्यों पीवाईक्यू की एक एक चीज के लिए आपको नोट्स बना के पहले से रेडी रहना है कि क्वेश्चन का वो एक तरीके से वो थीम तो वो यही रखेगा कि थीम ये है, बस उसके वो क्या करेगा, हाथ पैर चेंज कर देगा, है ना। तो इस तरीके से देखो, यहाँ पर फैक्टर पूछ लिया रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ भी फैक्टर्स बिल्कुल एज इट इज वर्ड्स दैट वर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस सक्सेसफुल या सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। अगर इतने भी पार्ट्स के आपके पास में नोट्स हैं, तो आपका आराम से क्वेश्चन आप हैंडल कर सकते थे। 2021 में भी वो आपको हिंट दे रहे थे यूपीएससी कि हम लैंड रिफॉर्म से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 2013 में भी उन्होंने लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। यहाँ क्या पूछ लिया कि हाउ डिड लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट ऑफ कंट्री हेल्प
टू इम्प्रूव द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। तो समझ में आ गया थीम क्या है, लैंड रिफॉर्म्स। तो जो भी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड टॉपिक आएंगे आपको उसको नोट्स बना के रेडी रखने हैं, ठीक है। ऐसे ही जो भी इकोनॉमी के बेसिक कंसेप्ट है, इन्फ्लेशन, आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, डिफ्लेशन, एफडीआई, एफपीआई, है ना, ये सारी चीजें आप रेडी रखिए। और ये भी थीम पीवाईक्यू की थी। अब बात आती है फोर्थ क्वेश्चन की, कि यहाँ पर है एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिलेट्स फॉर एंश्योरिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसकी क्या सबसे बड़ी खासियत थी? इसकी खासियत ये थी कि कहीं ना कहीं आपसे क्या पूछा जा रहा था, आपसे ये पूछा जा रहा था कि आपका करंट अफेयर की जो आपकी अवेयरनेस है, ठीक है, करंट अफेयर की आपकी अवेयरनेस कैसी है, ठीक है। और रोल ऑफ मिलेट्स काफी बार करंट अफेयर की मैगजीन्स में चल रहा था, तो आपके पास जो तैयारी कर रहे होंगे 2023 2024 के मेंस के लिए वो समझ पा रहे होंगे। तो काफी मैगजीन्स में रोल ऑफ मिलेट्स, प्रीलिम्स के काफी मतलब क्वेश्चंस में ये चीज थी, साथ ही साथ में आपके मेंस की मैगजीन्स में भी काफी ये टॉपिक था। और 2024 का मेंस था, तो कहीं ना कहीं 2023 का जो साल था उसको किस चीज से जाना जाता था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023, इसी के लिए उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिलेट्स फॉर एंश्योरिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। समझ गए? तो इनकी क्या एक अप्रोच है कि ये क्या करते हैं, ये आपसे जो भी क्रॉप्स हैं उस पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे कभी आपसे राइस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कभी आपका हॉर्टिकल्चरल जो भी चीजें होंगी, है ना, फूल हो गए, इन सब चीजों पे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो आप मुझे ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि 2024 का साल किस लिए जाना, एक तरह के अभी जो जैसे 2023 का था ना कि इंटरनेशनल ईयर, ऐसे 2024 किस इंटरनेशनल ईयर के लिए सेटअप किया गया है, किस टॉपिक के लिए इसको बनाया गया है। तो आप कमेंट सेक्शन में वो चीज मुझे बताइएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन से क्या समझ में आता है कि जो भी क्रॉप्स हैं उन्हें हमें एक तरीके से उसके रोल को कवर करना है, कि वो रोल हो हेल्थ में कैसे होगा, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स क्या होंगे उस चीज के, है ना। और अगर किसी ने पीवाईक्यू एनालिसिस किया होगा तो ये मिलेट्स का टॉपिक पीवाईक्यू में भी पूछा गया था 2013-14 में। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था, ये देखो 2018 के अंदर यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, मिलेट्स, कि आपको मिलेट्स के ऊपर पूरा क्वेश्चन बना दिया गया। तो उन्होंने थीम दे दी कि वी विल कवर द क्रॉप्स, ठीक है, वी विल कवर द क्रॉप्स। अब मान लो 2017 में आपने मेंस दिया होता, एंड यू विल गेट टू नो कि यहाँ पर एक क्रॉप्स के बारे में पूछते हैं, राइस, व्हीट, है ना, कि कैसे इनका क्रॉपिंग सिस्टम है, कैसे क्या क्या रीजंस हैं, है ना। तो किसी भी इंसान ने 2017 में क्रॉप्स की अप्रोच अगर समझ ली होती, तो यहाँ पर ये पूछ लिया गया अगले साल 2018 में कि हाउ हैज द एम्फेसाइज ऑन सर्टेन क्रॉप्स ब्रॉट about changes in cropping patterns in recent past, elaborate the emphasis on millet production and consumption, ठीक है। तो आपके पास में फिर अगले साल, उसी साल में क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन पूछ लिया गया, है ना। तो यह हो सकता है आपके जो भी इन जो क्रॉप्स हैं इनसे रिलेटेड कोई भी अगर मिशन है, कोई प्रोजेक्ट है, तो आपसे वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थीम को समझना है कि मिलेट्स पीवाईक्यूज में थी, तो मुझे नोट्स बनाने हैं, मुझे से ये सब चीजों को रेडी करके रखना है। तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिलेट्स इन फॉर एंश्योरिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया काफी बार बहुत सारी वेबसाइट्स पर कवर किया गया था, ठीक है। तो आप इस चीज को इस तरीके से कर सकते थे। अच्छा, अब बात आती है अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्रेजेंट वर्ल्ड सिनेरियो ऑफ आईपीआरस, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स विद रेस्पेक्ट टू लाइफ मटेरियल्स, ऑल्सो इंडिया इज सेकंड, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ये सारे आईपीआर के अंदर आते हैं। तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट भी है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट भी है। तो अब बात आती क्या ऐसा कोई टॉपिक हमारे पीवाईक्यू में था, देखते हैं चलो। अब ये देखो, यहाँ पर 2014 के अंदर क्वेश्चन था, इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब देख रहे हो प्रॉपर आपको वही थीम रिपीट कर दी। तो यूपीएससी क्या चाह रहा है, यूपीएससी ये चाह रहा है कि आप पीवाईक्यू को एनालिसिस करें, उसके आधार पे उसके उसके बेसिस पे आप अपने नोट्स को और अपने मेंस को हैंडल करें, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहे हो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और यहाँ भी पेटेंट मेंशन किया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एंड यहाँ भी
पेटेंट मेंशन किया है, ठीक है। हो सकता है कॉपीराइट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको मेंस के जो भी कंटेंट है उसको रेडी करना है, तो आपका क्या होगा, मेंस का एक जो रास्ता है काफी इजी हो जाएगा। अच्छा, अब क्या बात आती है, देखो 14 से 15 क्वेश्चन आप पीवाईक्यू के बेसिस पर कर सकते हो। अब बात आती है कि जो भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन जो भी रह जाते हैं, वो कहीं ना कहीं किसके बेसिस पे आएंगे, आपके कॉमन सेंस, आपकी अवेयरनेस, समझ गए? आपका कॉमन सेंस और आपकी अवेयरनेस भी चेक की जाती है, ठीक है। तो मैं इतना श्योर हूं कि हर के कोई टोल हर कभी कोई ट्रैवल करता तो जरूर वो टोल से गुजरा होगा, आप में से सभी लोग ट्रैवल करते होंगे। तो यहाँ पर देखो क्या पूछ लिया गया, जो भी फास्टैग वाली न्यूज चल रही थी, है ना, कि जो टोल कलेक्शन होगा वो फास्टैग से होगा। प्री के अंदर भी यहाँ पर RFID से ये जो टर्म था प्री के अंदर ही पूछा गया था, तो कहीं ना कहीं यूपीएससी ने हिंट दे दी थी कि हम टोल कलेक्शन वाली चीजों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ क्या पूछ लिया गया कि व्हाट इज अ टेक्नोलॉजी बीइंग एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ऑन हाईवेज। अब उसके एडवांटेज बता दो, उसकी लिमिटेशंस बता दो, है ना, एंड व्हाट आर दी प्रपोज चेंजेस दैट विल मेक दिस प्रोसेस सीमलेस, कि ऐसे क्या चेंजेस हम कर सकते हैं जिससे कि ये प्रोसेस सीमलेस हो जाए, बेस्ट हो जाए। वुड दिस ट्रांजिशन कैरी एनी पोटेंशियल हजार्ड्स। सो ये क्या था, प्रॉपर एक कॉमन सेंस था कि मान लो इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन हाईवे पे जो हो रहा है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। अब उसके एडवांटेज आप लोगों को पता है कि एक तरीके से प्रॉपरली आपको ज़्यादा रुकना नहीं पड़ेगा, कहीं ना कहीं करप्शन करप्शन कम हो जाएगा, ठीक है। और प्रॉपर सरकार के पास में एक डेटा होगा हर कि कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना। और एक बीच के जो मीडिएटर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। अब लिमिटेशन में आप क्या सोच सकते थे, कॉमन सेंस, कि अभी भी देखो लोग क्या कैश के आधार पे टोल को पास 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 कर रहे हैं, है ना। और जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड है, वो कभी प्रॉपरली दूर से उसको रीड नहीं कर पाती गाड़ी गाड़ी के फास्टैग को, तो कहीं ना कहीं जाम लग जाता है ना। तो ऐसे बहुत सारे लिमिटेशंस हैं जो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप डेली आप कहीं ना कहीं पॉन्डरिंग करना होगा, ठीक है। आपको डेली थोड़ा बहुत सोचना होगा, है ना, थिंकिंग आपको करनी पड़ेगी कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैं क्या करूंगा, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ऐसे कॉमन सेंस अवेयरनेस के आधार पे सॉल्व करना है, लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 समझ में आ गया सभी लोगों को? अच्छा, अब क्या बात आती है, यूपीएससी एक और थीम समझो। हमें पता है कि एनवायरनमेंट का टॉप सिलेबस हमारे GS3 में है। अब एनवायरमेंटल इशू में क्या हो सकता है, या तो वो आपसे एयर के बारे में पूछ लेंगे, एयर पॉल्यूशन, ठीक है, या हो सकता है आपसे वाटर पॉल्यूशन पूछ लिया जाए, या हो सकता है आपसे सॉइल पॉल्यूशन पूछ लिया जाए, या कोई क्वेश्चन कभी नॉइस पॉल्यूशन पे आ जाए। और और क्या हो सकता है, एयर पॉल्यूशन से आप इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को भी जोड़ सकते हो, वाटर, है ना। तो वाटर का जैसे मैंने बताया, तो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं रिवर वाटर को खराब कर रही है। तो यूपीएससी की थीम क्या रही है पिछले कुछ सालों से, कि वो रिवर वाटर जो गंदा होता है उस पर क्वेश्चन ज्यादा पूछ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा डायमेंशंस क्रिएट कर सकता है एक स्टूडेंट, ठीक है, जो मेंस लिख रहा है। तो यहाँ पर यही चीज पूछ लिया गया कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर इज अ सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इश्यू, है ना। और उसके लिए आप बताइए कि वेरियस मिटिगेशन मेजर्स क्या हैं, और गवर्नमेंट के ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव हैं इन दिस रिगार्ड, है ना। तो वो चीज़ हो गई, जैसे नमामि नमामि गंगे प्रोग्राम आया है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, तो आप उसके आधार पर इस चीज इस आंसर को लिख सकते थे। अब बात आती है, क्या ऐसा कोई क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू से लिंकेज है इस टॉपिक का, तो देखो बिल्कुल है। उन्होंने पहले ही आपको समझा दिया था। देखो 2000 2015 में और 13 में आपको मेंस के क्वेश्चन देखने को मिले। जैसे यहाँ पर क्या पूछ लिया गया कि नमामि गंगे एंड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा programs and causes of mixed result from the previous schemes, what quantum leap can help preserve the river Ganga better than incremental inputs। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉल्यूशन की बात की गई कि गंगा नदी गंदी हो रही है ना, उसमें पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो हम ऐसे ऐसे प्रोग्राम लेके आए। तो ये जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव थे, यू कैन डिस्कस दीज एज वेल। तो अगर आपको कुछ भी रिकॉल नहीं होता तो आप एटलीस्ट ये भी लिख के आ जाते, इस टॉपिक को भी आप दिखा देते, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव की डिमांड पूरी हो जाती। ऐसे ही सेम 2013 में क्या पूछा गया था कि गंगा रिवर में नेशनल वाटर पॉलिसी पूछ ली गई। यहाँ पर भी देखो थीम समझो, थीम क्या पूछी जा रही है, रिवर वाटर पॉल्यूशन, उसका कंट्रोल, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस एज वेल। और यहाँ भी क्या पूछा गया है आपसे कि
मिटिगेशन मीजर्स बता दीजिए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव बता दीजिए। तो ऐसे करके आप थीम पकड़ लोगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। ऐसे ही 2013 में कोई प्रोजेक्ट पूछ लेंगे पानी से रिलेटेड, जैसे रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, समझ रहे हो। तो ये एक थीम है कि रिवर वाटर के ऊपर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पीवाईक्यू में अगर ये टॉपिक मेंशन है, तो आपका ये काम बनता है कि आप इसके नोट्स बनाएं और अच्छे से इसके नोट्स बना के मल्टी डायमेंशन आंसर को क्रिएट करें। ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ों को मैं वीडियो के थ्रू आपको समझाऊं कि एक क्वेश्चन को आप कैसे लिख सकते हो, क्या क्या उसमें एग्जांपल्स, क्या डायमेंशन आप सोच सकते हो, तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा कि कैसे आप मेंस के आंसर को लिख सकते हो विद इन 7 to 8 मिनट्स, है ना। तो वो क्या क्या फ्रेमवर्क्स होते हैं जो मैंने अपने मेंस में लिखे थे, है ना, तो वो आपको हेल्पफुल लगेंगे, तो आपका फायदा ही होगा, है ना। तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अब आगे चलते हैं। अब देखो 8th क्वेश्चन की एनालिसिस क्या कहती है। अब हमें पता है कि हमारे सिलेबस में EIA यानी कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का एक टॉपिक है, एज वी ऑल नो। तो उससे रिलेटेड आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं कि बेटा बता दो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है। दे विल आस्क कि what role do environmental NGOs and activists play in influencing environmental impact assessment। समझ रहे हो बात को। तो वो क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के आउटकम्स के लिए कैसे एनवायरमेंट के एनजीओ एक्टिविस्ट पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स जो हो रहे हैं उसमें कैसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को बेटर बनाते हैं। तो ऐसे कोई 4 एग्जांपल्स को आप शो कर दो। ठीक है। अब ये तो हो गया सिलेबस की बात। अगर पीवाईक्यू को अगर आप देखें, तो क्या ये क्वेश्चन आप पीवाईक्यू का समझ सकते थे? बिल्कुल। देखो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो 2020 में यूपीएससी ने पूछा था कि हाउ डज द ड्राफ्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 डिफर फ्रॉम एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2006। ठीक है। तो वो एक आपसे कंपैरिजन की तरह से क्वेश्चन पूछता है ना। और देखो 2014 में भी पूछा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, है ना। स्टडीज आर इंक्रीजिंगली अंडरटेकन बिफोर प्रोजेक्ट इज क्लियर्ड बाय गवर्नमेंट, है ना। ऐसे करके तो यहाँ पर अब क्या पूछ लिया गया कि एनवायरमेंटल एनजीओ और एक्टिविस्ट कैसे EIA के आउटकम्स को बेटर बना सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो कोल फायर थर्मल प्लांट्स के प्रोजेक्ट के बारे में बात की गई थी, तो यहाँ पर भी मेजर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की गई। तो आप ऐसे कुछ प्लांट्स के बारे में शो कर सकते थे, मेजर प्रोजेक्ट्स के बारे में दिखा सकते थे, है ना। ये वाली बात हो गई। ऐसे आप 4 एग्जांपल्स को आपको रेडी रखना है। तो वो क्या कर रहा है, अब आपसे ये भी पूछ रहा है कि बेटा 4 एग्जांपल ही बता दो, कि अगर आप लिख रहे हो तो जरूर, अगर आप इतने सारे मल्टी डायमेंशनल आंसर लिख रहे हो, है ना, तो क्या आपके पास में कोई ऐसे एग्जांपल्स हैं, तो आपको वो भी शो करने होंगे। तो क्या समझ में आया कि EIA इज द थीम जो यूपीएससी रिपीट कर रहा है। आगे समझ में। चलिए अब देखो यूपीएससी हर साल आपसे टेररिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है ना। तो टेररिज्म यूपीएससी की एक इम्पोर्टेंट थीम है जो कहीं ना कहीं आपसे पूछी जा रही है ना। तो जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें टेररिज्म एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब टेररिज्म में वो क्या करेगा, आपसे टेररिज्म में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, बट वो क्या करेगा, उससे डायमेंशंस पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा, डायमेंशंस ऑफ टेररिज्म। ठीक है। डायमेंशन ऑफ आपका टेररिज्म। अब वो डायमेंशंस क्या हो सकती हैं, वो डायमेंशन हो सकती है आपकी नार्को टेररिज्म। ठीक है। इसमें ड्रग्स वगैरह सब कुछ आ जाता है। इसके बाद आपसे नक्सलिज्म को कहीं ना कहीं आप जो सोच सकते हो कि नक्सलिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। अच्छा, कहीं ना कहीं इसका साइबर टेररिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, जो आजकल काफी न्यूज में भी है ना। आप टेररिज्म को वो आपसे बॉर्डर मैनेजमेंट से भी जोड़ सकता है। ठीक है। टेररिज्म को वो आपका UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि ड्रोन्स को जोड़ सकता है। आ रहा है समझ में। तो दे कैन आस्क एनी डायमेंशन ऑफ टेररिज्म। तो आपको हर डायमेंशन कवर करते चलना है कि अभी प्रेजेंट में ऐसे कौन कौन सी चीजें चल रही हैं। जैसे लास्ट ईयर 2023 में ड्रोन्स पे पूछ लिया था कि टेररिज्म ड्रोन ड्रोन से कैसे हो रहा है ना। कुछ एग्जांपल शो करिए। तो ये सारी चीजें आपको सोचनी है कि वो डायमेंशन आपसे पूछ लेगा टेररिज्म का। ठीक है। तो मैं देखो अब क्वेश्चन में दिखाता हूँ किस तरीके से टेररिज्म के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखो 2016, 2017 और 2021 दिख रहा है सभी लोगों को। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखो
अब दिख रहा है सभी लोगों को? तो देखो 2017 में क्या पूछा और 2016 में और 21 में देखो यहां पूछ लिया गया आपसे, ठीक है, कि टेररिज्म जो है इज अ ग्रेव चैलेंज टू नेशनल सिक्योरिटी एज वी ऑल नो। व्हाट सॉल्यूशन डू यू सजेस्ट टू कर्ब दिस ग्रोइंग मीनेस? व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ टेररिस्ट फंडिंग? समझ गए बात को? तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको सोचने हैं। उसके बाद क्या है, आपको मीजर्स रेडी करने हैं टेररिज्म के, कि क्या लिंकेज है ना, कौन कौन से नेक्सेस हो रहे हैं, ऐसे सोचिए, ठीक है। और स्टेप्स टू बी टेकन टू इरेडिकेट द मीनेस ऑफ टेररिज्म, तो यहाँ पर भी आपका मीजर्स, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन टेररिज्म के लिए आपको रेडी करना है। ऐसे ही 2016 में पूछ लिया कि टेररिज्म इज इमर्जिंग एज कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स। समझ गए बात को? और यहाँ पर टेररिज्म की क्या पूछ ली 2024 में? नार्को टेररिज्म। क्लियर? जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो अपने 2024 के यूपीएससी मेंस में। क्लियर? अब देखो अगला क्वेश्चन, यानी कि जो 10th क्वेश्चन है वो क्या कहता है, 1 सेकेंड, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कवर टेररिज्म एक्सपेक्ट इन मल्टी डायमेंशनल मैनर। क्लियर? अब देखो अगला क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहीं ना कहीं आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड था, है ना। तो आपको 2-3 थीम मिल सकती हैं देखो आपके यूपीएससी में, वेदर इट इज पीवाईक्यूज थीम, वेदर इट इज करंट अफेयर थीम, फर्स्ट, सेकंड, अच्छा, और थर्ड क्या होगी? थर्ड होगी आपकी एक तरीके से आपका कॉमन सेंस, ठीक है, आपका कॉमन सेंस एंड अवेयरनेस। समझ गए? तो इन 3 एस्पेक्ट पे आप मेंस को हैंडल कर सकते हो। पीवाईक्यू सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, आप हर साल 14 से 15 क्वेश्चन को बना सकते हो पीवाईक्यू के बेसिस पे। करंट अफेयर आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, कभी कभी ये वेरी भी कर सकता है, बट ओवरऑल जो आपको हेल्प करती है अगर कोई चीज मेंस क्लियर करने में, तो दैट इज कॉमन सेंस एंड अवेयरनेस। तो वही चीज थी यहाँ पर। क्वेश्चन 10th में आप देखो, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट एंड सैलिएंट फीचर ऑफ द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक 2020 से लगातार न्यूज में है। जैसे राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, आपका जो राइट टू प्राइवेसी है आर्टिकल 21, है ना, तो राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21, ठीक है, आपका बी एन कृष्णा कमेटी काफी न्यूज में थी, है ना। और राइट टू प्राइवेसी हो गया, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, जो व्हाट्सएप का जो एक इश्यू चल रहा था कि व्हाट्सएप के एंड टू एंड एनक्रिप्शन मैसेज थे, है ना, तो गवर्नमेंट के क्लैशेस चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारी थिंकिंग को एग्जाम में सोच सकते थे कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, सैलेंट फीचर्स क्या है अब इस एक्ट के। अच्छा, अब ये हिंट कहाँ से आप सोच सकते थे? एज इट इज जो आप टर्म देख रहे हो, मैं आपको अंडरलाइन करके बता देता हूं, डिजिटल डेटा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ये क्वेश्चन आपसे 2018 में कहीं ना कहीं पूछा था। तो आप देखो इस चीज को कि 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जस्टिस बी एन कृष्णा कमेटी देखो पूछ ली गई, है ना। और आपका ये बेसिक्स, ये जो टॉपिक है हमारा सिलेबस का, यहां से क्वेश्चन आया था, ठीक है। और ये क्या क्या कहा जा रहा है देखो, कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द रिपोर्ट रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा। तो पर्सनल डेटा इज द थीम, तो पर्सनल डेटा के ऊपर ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। समझ गए बात को? तो ऐसे करके आपको थीम को पकड़ना है कि किस तरीके से थीम के आधार पर मैं अपने क्वेश्चंस को कवर कर सकता हूं। अच्छा, अब देखो अब क्या है, ठीक है, अब क्या बात आती है इसको समझते हैं। अब बात आती है डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो आपसे मेरिट डिमेरिट पूछ लेगा, सॉल्यूशन पूछ लेगा, फीचर्स पूछ लेगा, ठीक है, सुइटेबल मीजर्स पूछ लेगा। तो आपको जितनी भी चीजें हैं आपको इसी बेसिस पर कवर करना है कि मुझे मेरिट कवर करना है, यानी प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है, प्रोज कॉन्स हो गए, फीचर्स क्या हैं, मीजर्स क्या हैं, है ना, आउटकम क्या होंगे, ठीक है, ये टर्म से फोकस करो। क्लियर? तो 4 लेबर कोड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेबर मार्केट रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये करंट अफेयर की चीज है जो आप कहीं ना कहीं लेबर वाली चीज से कवर कर सकते हो, है ना। तो जो हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में आप अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, वहां पर लेबर कोड्स वगैरह जो आ रहे हैं, तो वहां से आप इस चीज को कवर कर सकते थे। और करंट अफेयर में ये काफी न्यूज मेंशन थी, है ना, तो आप वहां से इस चीज को देख सकते थे। अब चलते हैं अगले अगले टॉपिक पे, कि व्हाट इज द नीड ऑफ एक्सपेंडिंग द रीजनल एयर कनेक्टिविटी इन इंडिया, कि ऐसी क्यों नीड है हम कि हम रीजनल एयर कनेक्टिविटी भारत में बढ़ा रहे हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द गवर्नमेंट्स उड़ान स्कीम, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक स्कीम एंड इट्स अचीवमेंट, कि ओवर द इयर्स इस उड़ान स्कीम ने क्या अचीव किया,
तो आपको पता है कि हर जो भी नॉर्मल सिटीजन है जो फ्लाइट करना चाहता है, उड़ना चाहता है ना, एरोप्लेन के थ्रू, तो उन लोगों के लिए एक नॉमिनल जो रेट पे आपको टिकट मिल जाएगी और आप एक एयर कनेक्टिविटी की फील ले सकते हो, है ना? और क्या होगा, लोगों के पास में ट्रेन वाली रेट में ही आपके पास एयर कनेक्टिविटी होगी, तो उसके अचीवमेंट आप दिखा सकते थे कि बहुत सारे एयरपोर्ट्स आ गए, है ना? और अब लोग अफोर्डेबल फ्लाइट्स को अफोर्ड कर पाते हैं, जो पहले पॉसिबल नहीं था, है ना? तो इस तरीके से आप एक आंसर को क्रिएट कर सकते थे, जो हम आने वाली वीडियोज़ में भी इनके आंसर्स को रेडी करेंगे। बट अभी के लिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ थीम क्या है? यहाँ थीम है एयर कनेक्टिविटी, यानी कि एयरपोर्ट। आपका ये उड़ान स्कीम किससे रिलेटेड है? आपका वायु कनेक्टिविटी, यानी कि एयर कनेक्टिविटी मतलब एयरपोर्ट्स। तो जो हमारा जीएस3 का सिलेबस है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर हमको क्या चीज़ बताई जाती है? देखो, वहाँ हमको बोला जाता है कि स्टूडेंट्स यू हैव टू कवर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ गया? वेदर दे विल आस्क एनर्जी, दे कैन आस्क पोर्ट्स, दे कैन आस्क अबाउट रोड्स, जैसे कि भारतमाला परियोजना। पोर्ट्स पे आपके मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग क्या कर रही है, एनर्जी पे बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं। बट यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो सिलेबस में एयरपोर्ट का टॉपिक भी तो मेंशन है ना। रेलवे में आपको वंदे भारत का क्वेश्चन आ सकता है, प्राइवेटाइजेशन इन रेलवेज आ सकते हैं, है ना। इस तरीके की चीजों को जब आप एनालिसिस करोगे तो यू विल गेट एन गुड आइडिया कि हमें करना क्या है। तो एयरपोर्ट वाला जो ये टॉपिक है, इस पे आपको स्कीम्स क्या चल रही थी करंट में वो कवर करना है ना। तो यही चीज एयरपोर्ट वाली टॉपिक पे आपसे ये क्वेश्चन की कवर किया जा सकता था। तो मैंने आपको क्या बताया था कि या तो पीवाईक्यू में पूछ लेंगे, या हो सकता है आपका क्या हो जाएगा, कॉमन सेंस, अवेयरनेस और करंट अफेयर। तो कहीं ना कहीं कॉमन सेंस और करंट अफेयर से रिलेटेड करके दोनों थीमों को जोड़ के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन 13 क्या कहता है कि व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इरिगेशन सिस्टम। तो यूपीएससी की थीम यहाँ पर क्या है? इरिगेशन सिस्टम। इन रिसेंट टाइम स्टेट द मीजर्स। मैंने बताया ना, आपसे क्या पूछ लेंगे, या तो चैलेंजेस यानी कि प्रोज एंड कॉन्स, मेरिट डीमेरिट, तो डीमेरिट पूछ ली, फिर आपका मीजर्स पूछ लिया जाएगा, यानी कि मीजर्स में आपको देखो मीजर्स पूछ लिया जाएगा कि सजेस्ट सुटेबल मीजर्स, तो वो यही चीज पूछेंगे, समझ रहे हो। यहाँ पर देखो चैलेंजेस, तो चैलेंजेस पूछ लिया गया। ये एक इनकी एक अप्रोच है कि आपको इन्हीं थीम को कवर करना है, कोई भी आप अगर आप टॉपिक कवर करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 15 में क्या पूछ लिया गया, मेरिट एंड डीमेरिट। यहाँ भी देखो मेरिट एंड डीमेरिट, ठीक है, ये वाली बात आती है, ठीक है। इन चीजों को फोकस करना है, इन टर्म्स को, कि मुझे कोई भी टॉपिक ऐसे ही कवर करते हुए चलना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 13 की थीम क्या आती है? इंडियन इरिगेशन सिस्टम। आप उसके लिए मीजर्स भी बता दीजिए। तो क्या ये पीवाईक्यू से रिलेटेड था कि नहीं? अब जो करके जाएगा पीवाईक्यू उसके लिए तो फायदा है ही। तो देखो कितनी बार उन्होंने यूपीएससी ने इरिगेशन सिस्टम पर क्वेश्चन पूछे हैं, ये देखो। और सिलेबस के डायरेक्टली जो टॉपिक था उसको उठा के यहाँ डाल भी दिया। तो 2021 और 2016 में माइक्रो इरिगेशन पूछा था इन्होंने, माइक्रो इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन। इसलिए यहाँ क्या पूछ लिया गया कि चैलेंजेस ऑफ इरिगेशन क्या है, चैलेंजेस ऑफ इरिगेशन क्या है, ठीक है। और उसके मीजर्स ऐसे क्या हैं जो आप बता सकते हो, है ना। आप बहुत सारी स्कीम्स दिखा सकते हो, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, है ना। तो इस तरीके से आप इन थीम को पकड़ सकते थे कि यूपीएससी इरिगेशन के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछ रही है। 2021 तक भी इरिगेशन क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो डेफिनेटली दे विल आस्क यू अबाउट इरिगेशन सिस्टम। तो इसलिए पीवाईक्यू आपको समझ में आ रहा होगा ना, पीवाईक्यू क्यों जरूरी है। अच्छा, अब देखो, अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है यहाँ पे, elucidate the importance of buffer stocks for stabilizing the agriculture prices in India. What are the challenges associated with the storage of buffer stock? यानी कि एफसीआई के जो गोदाम होते हैं, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, बफर स्टॉक्स होते हैं, ये सब क्यों किए जाते हैं। तो ये भी देखो सिलेबस का बिल्कुल एकदम कीवर्ड उठाया हुआ है। जैसे क्रॉपिंग इरिगेशन का पूछ लिया, आपका एयरपोर्ट्स का जो सिलेबस का टॉपिक था वो उठा के पूछ लिया। ऐसे यहाँ पर भी देखो इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक पूछे हैं। इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक यानी कि चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द बफर स्टॉक, वही पॉइंट यानी कि एज इट इज टॉपिक टू टॉपिक आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इसके आधार पे आप समझ सकते थे कि बफर स्टॉक की थीम आपको कवर करनी थी, और बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। क्लियर है? ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था यूपीएससी रिवर के वाटर पे और वाटर पॉल्यूशन में ज्यादा फोकस कर रहा है आजकल, ठीक है। तो द वर्ल्ड इज फेसिंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ क्लीन एंड सेफ फ्रेश वाटर। व्हाट आर द अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी व्हिच कैन सॉल्व द क्राइसिस। ब्रीफली डिस्कस एनी थ्री सच टेक्नोलॉजी। अब आप समझ रहे हो, वो आपसे क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है, बट एट द सेम टाइम वो क्या कर रहे हैं, वो आपसे
साथ साथ 4 एग्जाम्पल पूछ लेंगे या 3 एग्जाम्पल्स पूछ लेंगे। तो इससे क्या होगा, वो ये भी चेक करना चाहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो क्या आपके पास में उस चीज़ से रिलेटेड कोई ऐसे सॉल्यूशन है, कोई ऐसे क्वेश्चंस मतलब एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ भी क्या पूछा, साइट फॉर एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये देखो, साइट फॉर एग्जाम्पल्स विद ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल्स। जैसे ईआई का पूछ लिया एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए, ऐसे यहाँ भी क्या पूछ लिया कि ब्रीफली डिस्कस एनी थ्री सच टेक्नोलॉजी साइटिंग देयर की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सेम अप्रोच, यहाँ पर आप बताओ कि ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि नहीं, आप खुद बताओ कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि नहीं ये, जहाँ पर दे आर आस्किंग यू अबाउट कि बताइए हमें और हमारे देश में बहुत पानी की कमी है, साफ पीने का पानी नहीं है, तो ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इस क्राइसिस को सॉल्व कर सकती है ना। ऐसी 3 टेक्नोलॉजी बता दो। एक आप बता बता सकते हो कि जो भी हमारे एंशिएंट इंडिया में जो चीज़ें चलती थी उनको आप शो कर सकते हो, है ना। आप मटके का, घड़े का यूज़ कर सकते हो वाटर सेफ फ्रेश वाटर के लिए। आप कहीं न कहीं फ़िल्ट्रेशन का यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं, कोई भी 3 आपको डिस्कस करनी थी, ठीक है। तो ये थीम समझ में आ गई कि वाटर पॉल्यूशन, वाटर के ऊपर ये यूपीएससी हर 3 से 4 साल लगातार क्वेश्चन पूछ रही है। क्लियर। अब देखो, ये भी क्वेश्चन देखो, ये आपके क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, तीसरा एस्पेक्ट क्या होता है, कॉमन सेंस एंड अवेयरनेस। अब ये क्वेश्चन अवेयरनेस पे था कि व्हाट आर एस्टेरॉइड्स, हाउ रियल इज द थ्रेट ऑफ देम कॉजिंग एक्सटेंशन ऑफ लाइफ, व्हाट स्ट्रेटजीज हैव बीन डेवलप्ड टू प्रिवेंट सच अ कैटास्ट्रोफिक। अब यहाँ पर एस्टेरॉइड का देखो, हर साल कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आती है कि ये एस्टेरॉइड आएगा और अर्थ से टकरा जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। 2012 में भी ऐसी इन्फॉर्मेशन फैली थी कि दुनिया खत्म हो जाएगी। अभी रिसेंटली 2024 की जनवरी दिसंबर में भी काफी इन्फॉर्मेशन थी कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड आया कि अर्थ से टकराएगा, है ना, और अर्थ एकदम खत्म हो जाएगी। तो ये अगर आप क्यूरियोसिटी दिखाओगे तो उस क्यूरियोसिटी का आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। तो एस्टेरॉइड क्या होते हैं आप ये बता सकते थे। ऐसे ही एक कुछ सालों पहले एलईडी के बारे में पूछा था कि वो एलईडी क्या है, एलईडी के क्या बेनिफिट्स हैं। तो आप सोच सकते थे ऑटोमोबाइल में अब यूज हो रहा है, मोबाइल में भी यूज हो रहा है, मेडिकल है ना, मेडिकल विभाग में भी एलईडी आ गई है, होम अप्लायंसेस में भी एलईडी का यूज होता है। तो आप डायमेंशन ऐसे क्रिएट कर सकते थे। समझ के बात को, ये चीज होती है। एनर्जी एफिशिएंसी में भी एलईडी का यूज हो रहा है। तो ऐसी एस्टेरॉइड क्या है, इस आप अपने यहाँ पे एक क्रिएटिविटी शो कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑन द स्पॉट हैंडल करना होता है, ठीक है। तो 4 से 5 क्वेश्चन के लिए आप एकदम रैंडमली तैयार रहिएगा, बट ऑलमोस्ट 13 से 15 क्वेश्चन आप पीवाईक्यू के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो और सिलेबस का एज इट इज टॉपिक उठा के भी वो पूछ सकते हैं। नाउ वी विल कवर द क्वेश्चन 17 कि व्हाट इज डिजास्टर रेजिलियंस। सो एज वी ऑल नो वी हैव द सिलेबस पार्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। इज दैट क्लियर। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या है, आपसे पूछ लिया कि डिजास्टर डिजास्टर रेजिलियंस क्या होता है, हाउ इज इट डिटरमाइंड। ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली थीम क्या थी, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी डीआरआर 2015 टू 2030। ये था क्वेश्चन और ये थीम एज इट इज यूपीएससी ने रिपीट करी थी। मैं आपको वो ईयर भी दिखा देता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि वो क्यों रिपीट कर रहे हैं। उन्होंने आपसे हिंट दे दी थी कि बेटा हम 2018 में आपसे पूछ रहे हैं सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 टू 30, और सेम टर्म देख रहे हो आप, सेम टर्म एज इट इज रिपीट कर दिए गए। ठीक है। तो मेंस इसलिए इजी हो जाता है अगर आपके पास में पीवाईक्यू की एक अप्रोच है। देखो एज इट इज वर्ड टू वर्ड आपके पास पूरी चीज मेंशन है, समझ रहे हो। और यहाँ पर एक तरीके से कंपैरिजन पूछ लिया कि जो सेंडाई फ्रेमवर्क है, ठीक है, तो वो कैसे, ये जो फ्रेमवर्क था उसके उसका जो प्रीवियस जो आपका फ्रेमवर्क था उससे कैसे डिफरेंट है। समझ रहे हो बात को, ये अप्रोच हो गई। सेम फ्लडिंग के ऊपर आप क्वेश्चन देखो, फ्लडिंग के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यहाँ पर थीम क्या, फ्लड। तो यूपीएससी फ्लड हो गया, सुनामी हो गया, जो भी क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स होते हैं उनको पूछता है ना। ऐसे मेंशन द फीचर ऑफ 2 सच मेजर फ्लड्स। तो आप समझ रहे हो वो आपसे एक 2 3 एग्जांपल्स पूछ रहा है कि 2 एग्जांपल्स ऑफ फ्लड्स, 2 एग्जांपल्स ऑफ आपका ये वाला जो क्वेश्चन था कि ब्रीफली डिस्कस एनी 3 टेक्नोलॉजी जो पानी को साफ कर सकती है ना, इस तरीके का। और एक क्या था, ये वाला साइट फॉर एग्जांपल्स, जहां पर एनवायरमेंटल एनजीओ और ईआईए मिलकर काम कर रहे हो, है ना, ये वाली बात हो गई। तो सेंडाई फ्रेमवर्क पे आपको नोट्स बना के पहले से रेडी रखने हैं। फ्लडिंग के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि अर्बन मीजर्स, जैसे कि केरला फ्लड हो गया, आपका बेंगलोर में फ्लड आ जाना, है ना, अर्बनाइजेशन की वजह से। तो आप उसको अर्बनाइजेशन से जोड़ सकते हो, ठीक है। और जो भी आपके क्लाउड बस्ट हैं तो कहीं ना क्लाउड बस्ट भी न्यूज़ में है, तो उन पर भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिर वही पूछ लेंगे फीचर्स क्या हो सकते हैं, है ना।
पॉलिसीज क्या होंगी, फ्रेमवर्क्स क्या होंगे या सॉल्यूशन क्या होंगे, ठीक। और देखो 2016 के अंदर उन्होंने अर्बन फ्लड पर क्वेश्चन पूछा था, और यहाँ भी फ्लडिंग इन अर्बन एरियाज पर ही डिट्टो एज इट इज चीजें आपको रिपीट करके दे दी 2016 का क्वेश्चन। यहाँ पर मैकेनिज्म पूछ लिया, है ना, यानी कि पॉलिसी ऑफ फ्रेमवर्क्स टू एम एट टैकलिंग सच फ्लड्स, कि ऐसे कौन सा मैकेनिज्म है फॉर प्रिपेयर्डनेस टू रिड्यूस द रिस्क ड्यूरिंग सच इवेंट्स। फिर अगले साल आपसे सुनामी में पूछ लिया कि सुनामी में बताइए कि मैकेनिज्म फॉर प्रिपेयर्डनेस टू रिड्यूस, सेम लाइन रिपीट कर दी। देख रहे हो, मैं आपको ब्रैकेट बना के दिखाता हूँ। मैकेनिज्म टू फॉर प्रिपेयर्डनेस टू रिड्यूस द रिस्क ड्यूरिंग सच इवेंट्स, सेम लाइन देखो 2017 में रिपीट कर दी गई, दिख रही है। दिस इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि वाई पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो इसलिए पीवाईक्यू जरूरी है। अब देखो, जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटीज में बॉर्डर मैनेजमेंट पर यूपीएससी काफी बार क्वेश्चन पूछेगा, जैसे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये क्वेश्चन क्यों न्यूज यूपीएससी मेंस में आया? क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर इश्यूज हो रहे थे, है ना, काफी न्यूज में था। दोनों देशों के सोल्जर्स लड़ाई कर रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो उन सब चीजों के बेसिस पर ये बॉर्डर मैनेजमेंट का क्वेश्चन आया। और बॉर्डर मैनेजमेंट पे यूपीएससी काफी बार क्वेश्चन पूछ चुका है, जैसे 2016 और 2013, ठीक है। जैसे यहाँ पूछ लिया था कि बॉर्डर मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे बॉर्डर मैनेजमेंट का पूछ लिया कि डिस्कस द चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट। सेम 2013 में बॉर्डर मैनेजमेंट पूछ लिया, है ना। और आपको पता है चाइना पाकिस्तान से हमारे सबसे ज्यादा बॉर्डर में इश्यूज रहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन में मैप बना सकते थे इंडिया का, जहां पर आप चाइना का बॉर्डर दिखा सकते थे कि कहाँ कहाँ पर इंडिया क्लेम करता है, चाइना लड़ाई करता है। ऐसी पाकिस्तान का दिखा देते, श्रीनगर, है ना, जम्मू, ये वाले एरिया दिखा सकते थे। अब जो मैंने आपको बताया था ऊपर वाला क्वेश्चन, जहां पर कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला देखो, कि यहाँ पर क्या था कि कैसे करके आपको क्या सोचना है, जो ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन 10, कि डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट एंड सैलिएंट फीचर ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो ये देख लो आपका क्या है, एक कॉमन सेंस भी है, कहीं ना करंट अफेयर से रिलेटेड भी है, और ये बेसिक्स है आपका सोशल नेटवर्किंग साइट वाला, है ना। बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी से आप उसको जोड़ सकते हो, ठीक। सेम इस बेसिस पर ही क्वेश्चन आ गया व्हाट्सएप वाला, जो मैं आपसे डिस्कस करा था मैंने इस वीडियो में, कि सोशल मीडिया एंड एनक्रिप्टिंग मैसेजिंग सर्विस पोज अ सीरियस सिक्योरिटी चैलेंजेस। यानी कि जो व्हाट्सएप की यहाँ बात की जा रही है, तो व्हाट्सएप का जो एक न्यूज आर्टिकल था, उसी के बेसिस पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि सोशल मीडिया एंड एनक्रिप्टिंग मैसेजिंग सर्विस पोज अ सीरियस सिक्योरिटी चैलेंजेस, व्हाट मेजर्स हैव बीन अडॉप्टेड एट वेरियस लेवल्स टू एड्रेस द सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन ऑफ सोशल मीडिया। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमारा रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस एज इट इज सिलेबस के पॉइंटर से ही आपका एक क्वेश्चन बना के दे दिया गया। तो इससे क्या समझ में आती है, आपको सिलेबस को काफी अच्छे से करना है, आपको उसके बाद पीवाईक्यू को करना है, और उसमें से भी क्या करना है, आपको थीम पकड़नी है कि ऐसी कौन सी थीम है जिसके बेसिस पे मैं 13 से 15 क्वेश्चन आराम से यूपीएससी के मेंस में कर पाऊं, GS3 के पेपर में। और बाकी के जो क्वेश्चन रह जाते हैं वो आप कितना पढ़ते हो, आपकी क्या अप्रोच, क्या स्ट्रेटजी रहती है, उसके बेसिस पे आपका जो करंट अफेयर कैसे आप कवर कर रहे हो, प्लस आपकी अवेयरनेस कैसी है, उसके बेसिस पे आप सभी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। इसलिए हर क्वेश्चन का फ्रेमवर्क बना लीजिए, फ्रेमवर्क बना के बहुत कम A4 शीट्स पे अपने पीवाईक्यू के नोट्स को रेडी कर लीजिए, सो दैट 2025 से 26 जो भी आप यूपीएससी के मेंस देना चाहें, आपके पास में एक अच्छी स्ट्रेटजी रहे टू हैंडल द मेंस, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, और ऐसी ही सीरीज मैं इस चैनल पर लेते हुआ आऊँगा। और आपको और क्या क्या ऐसी चीज़ें आप चाहते हैं कि मैं इस चैनल पर लेके आऊँ, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2024 किस चीज़ के लिए जाना जाने लग गया है, आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।